गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी चर्चा चल रही थी सूक्ष्मदर्शी पर, जिसमें हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पर अध्ययन कर लिया था। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है, जिसके कारण उसकी आवर्धनता क्या होती है, लगभग 10 से कम होती है। अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता को बढ़ाने के लिए दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उनकी आवर्धनता क्या है, बढ़ जाती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो सुस्पष्ट और आवर्धित बनता है। इस प्रकार बने सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी में दो अवर्णक उत्तल लेंस लगे होते हैं, जो समअक्षीय होते हैं, अर्थात इनका अक्ष क्या होता है, एक ही होता है या संपाती होता है। इसमें एक जो लेंस होता है वो वस्तु की ओर होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसी प्रकार एक लेंस जो होता है नेत्रिका की ओर होता है, जिस कारण इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस भी कहा जाता है, जिनके प्रकाश केंद्रों को क्रमशः O तथा E द्वारा व्यक्त किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार होती है कि चित्रानुसार आपके पास कोई वस्तु AB है, जो अभिदर्शक लेंस के सामने रखी हुई है, जिससे दो प्रकाश किरणें आतीत होती है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो A' B' के रूप में प्राप्त होता है। ये रहा A' B'। ये जो आपके पास प्रतिबिंब A' B' वो दूसरे लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, जिसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत दूरी पर A' B' प्राप्त होता है। अब इसमें इसकी आवर्धनता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो FO है इस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। इसी प्रकार FE है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और दोनों फोकस दूरियों के बीच में ये जो कैपिटल L है ये ट्यूब लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? L, ट्यूब लंबाई। तो देखिए, आपको इससे संबंधित आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो इसकी लेंस की ये सूक्ष्मदर्शी की कुल जो आवर्धनता होती है वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता की गुणनफल के तुल्य होती है, अर्थात M = MO × ME, जहाँ पर MO जो है वो अभिदर्शक लेंस की आवर्धनता है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धनता। और ME जो है वो है नेत्रिका लेंस की आवर्धनता, नेत्रिका लेंस की आवर्धनता। तो इस सूक्ष्मदर्शी की कुल जो आवर्धनता होती है वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल की क्या होती है, तुल्य होती है। ये जो आपके पास इक्वेशन हुई है वो एक प्राप्त हुई है। अब देखिए, सबसे पहले इस अभिदर्शक लेंस की आवर्धनता ज्ञात करते हैं। तो इसकी आवर्धनता ज्ञात करने के देखिए, आपके पास ये जो बिंब है इसकी बिंब ऊंचाई हम लेते हैं h। तो आपको पता है कि यहाँ तक प्रकाश केंद्र तक ये जो किरण है इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, और मुख्य अक्ष के बीच यदि दो समांतर किरणें हो तो आपको पता है इनके बीच की दूरी सदैव क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है A' B', उसकी ऊंचाई को हम H' द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, और इनके मध्य ये जो दर्शन कोण बन रहे हैं ये एक दूसरे क्या होंगे, तुल्य, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो आपके पास एक त्रिभुज दिखाई देगा POFO, ठीक है। इसी प्रकार A' B' FO। तो इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी सहायता से प्रवणता या tan बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, जिससे आपके पास इसकी आवर्धनता प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले आपके पास जो त्रिभुज है POFO से, तो देखिए इस प्रकार बना हुआ है, अलग से बना देता हूँ। POFO, और ये कोण आपके पास दे रखा है दर्शन कोण के रूप में बीटा। तो यहाँ से मान निकालते हैं,
आपके पास ये ऊंचाई तो दे रखी है h, और ये फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की दे रखी है स्मॉल f o। तो tan बीटा लंब h आधार f o, इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसके सम्मुख त्रिभुज बना हुआ है, उसके अनुसार देखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ओ। तो इसके आधार पर निकालते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ओ से। तो देखिए इस प्रकार बना हुआ है, ए डैश बी डैश एफ ओ, ये एक दर्शन कोण दे रखा है। यहाँ पर यदि देखते हैं ए डैश एफ ओ, तो ये ट्यूब लंबाई के रूप में दे रखा है, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश दे रखी है। तो कहने का तात्पर्य है ये आपके पास जो दूरी है ट्यूब लंबाई के रूप में एल के रूप में, और ये प्रतिबिंब ऊंचाई एच डैश के रूप में। तो इसके आधार पर देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर लंब और यहाँ पर आधार है। लंब बटा आधार क्या होता है tan, तो इसके आधार पर निकालेंगे तो tan बीटा लंब एच डैश आधार L, समीकरण नंबर आ गए आपके पास 3। अब देखिए आगे देखते हैं इससे। समीकरण 2 और 3 में देखिए दोनों किसके वैल्यू दे रखी है आपको tan बीटा की। तो समीकरण 2 है 3 से, समीकरण 2 है 3 से। तो इसके आधार पर देखते हैं, तो ये वैल्यू एक दूसरे क्या होगी तुल्य, इनके LHS भाग है तो RHS भाग भी क्या होंगे बराबर। तो इसके अनुसार लिखते हैं एच डैश अपॉन एल एच अपॉन एफ ओ। तो इसको वज्र गुणा करते हैं एच डैश अपॉन एच एल अपॉन एफ ओ। तो एच डैश अपॉन एच प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। अर्थात एच डैश अपॉन एच इक्वल एम ओ, ऑप्टिकल लेंस अर्थात अभिदृश्य लेंस की आपके पास ये आवर्धनता आ गई। इसलिए क्या लिख सकते हैं एम ओ इक्वल एल अपॉन एफ ओ, समीकरण नंबर 4। देखिए नेत्रिका लेंस जो है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनता है। तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी जो आवर्धनता होती है उसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं, नेत्रिका लेंस की आवर्धनता। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और मैंने पीछे भी आपको बताया था अनंत पर यदि प्रतिबिंब बनता हो तो डी अपॉन एफ ई, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है एफ ई। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। एम और एम ई दोनों का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1, 4 व 5 से तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, एम ओ का मान समीकरण 4 में देखिए एल अपॉन एफ ओ इंटू एम ई का मान डी अपॉन एफ ई। तो आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन का सूत्र क्या आ गया, एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता इस प्रकार आपको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक दूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी वह प्रकाश उपकरण है जिसकी सहायता से अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब सुस्पष्ट और आसानी पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। अब देखिए दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। तो देखिए आपके पास सबसे पहले ये जो प्रतिबिंब की रचना बना रखी है ये खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। इस दूरदर्शी में 2 अवर्णक उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें एक जो लेंस होता है वो बिंब की ओर होता है
जिसे अभिदर्शक लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस? अभिदर्शक लेंस। और एक नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। अब देखिए, ये जो दोनों लेंस होते हैं, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, ये एक लंबी एक धातु की बेलनाकार नलिका पर लगे होते हैं, जिन पर इन दोनों लेंसों को आसानी पूर्वक आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इसी प्रकार इसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी और द्वारक जो साइज होता है वो अत्यधिक होना चाहिए, और नेत्रिका लेंस जो होता है जिसके प्रकाश केंद्र को ई द्वारा व्यक्त किया गया है, इसकी फोकस दूरी कम होती है और द्वारक साइज भी क्या होता है? कम होता है। अब देखिए, इसमें दो समांतर किरणें आपतित हो रही है, जिसके द्वारा अभिदर्शक लेंस की सहायता से इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है, जो नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। और इसमें नेत्रिका लेंस में जो अपवर्तित किरणें होगी वो एक दूसरे क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, जिसकी सहायता से इसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर प्राप्त होगा ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में। अब देखिए, इसमें दूरदर्शी कुल जो लंबाई होगी वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के योग के क्या होगी? तुल्य होगी, एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ है आपके पास अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इसी प्रकार इस दूरदर्शी की जो आवर्धनता होती है, आवर्धन क्षमता जो होती है वो दोनों फोकस दूरियों के अनुपात के ऋणात्मक के तुल्य होती है, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी से संबंधित था। अगला टॉपिक देखिए, अभी आपने अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार इससे संबंधित दूसरा जो दूरदर्शी है परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं या ये क्यों बनाया गया, या अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में कौन श्रेष्ठ है, ये भी पूछा जा सकता है, अनेक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, अपवर्तक दूरदर्शी जो होता है उसमें सुस्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो अभिदर्शक जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी और द्वारक साइज अत्यधिक होनी चाहिए, तभी उस पर प्रतिबिंब क्या होता है? सुस्पष्ट प्राप्त होता है। और अत्यधिक फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है वो एक बनाना कठिन कार्य होता है और महंगा भी होता है। तो इससे बचने के लिए एक नई दूरदर्शी का निर्माण किया गया जिसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अत्यधिक फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और अत्यधिक फोकस दूरी और द्वारक साइज के लिए अवतल दर्पण जो होता है वो बनाना आसान कार्य होता है और सस्ता भी होता है। इस प्रकार अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में कौन श्रेष्ठ हुआ? परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, ये एक सस्ता होता है और आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या बताया जाता है कि इस दूरदर्शी में एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अत्यधिक फोकस दूरी वाले M1, और इसी प्रकार इसके मुख्य अक्ष पर एक समतल दर्पण लगाया जाता है जिसको M2 द्वारा व्यक्त किया गया। ये रहा, ये समतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री पर क्या हुआ होता है? झुका हुआ होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्रकाश किरणें वस्तु से एक दूसरे समांतर होती हुई M1 दर्पण अर्थात अवतल दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है, और ये परावर्तित होते हुए समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है, और इस समतल दर्पण द्वारा इनका क्या होगा? परावर्तन होगा, जिसके द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। ये रहा ए डैश बी डैश। अब इनसे निर्गत जो किरणें होगी वो नेत्रिका लेंस पर क्या होती है? आपतित होती है, और जिसकी इस नेत्रिका लेंस की सहायता से इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बनाना आसान होता है और सरल भी होता है, और ये सस्ता होने के कारण श्रेष्ठ होता है। देखिए, इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है नेत्र दोष।
छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। कई बार व्यक्ति के नेत्र पर वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो सुस्पष्ट प्राप्त नहीं होता है। नेत्र की ये जो कमी होती है वो नेत्र दोष कहलाती है। नेत्र दोष के अनेक कारण हो सकते हैं और नेत्र दोष को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है देखिए, निकट दृष्टि दोष में ये नेत्र लेंस है, ये कोई बिंदु P है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और वास्तविक रूप से प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस प्रकार के नेत्र दोष में निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देगी। ध्यान रखना कि नाम के विपरीत है यहाँ पर निकट। कभी ये कर दो कि निकट रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, कि निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस दोष में व्यक्ति के नेत्र लेंस का जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र लेंस के क्या आ जाता है, निकट आ जाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखिए ये आपके पास दोष युक्त नेत्र है, दोष युक्त नेत्र। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र लेंस का दूर बिंदु था वो नेत्र लेंस के क्या गया था, निकट आ गया था। अब इस दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, सुस्पष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपके पास अगला जो है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए उसको बनाते हैं। दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रतिबिंब की रचना कर लेते हैं। से जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनना चाहिए इस प्रकार, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रतिबिंब इस प्रकार न प्राप्त होकर इससे कुछ दूरी पर प्राप्त होगा। ये बिंदु P है जिसका प्रतिबिंब P' पर प्राप्त हो रहा है, तो ये दोष युक्त नेत्र है, दोष युक्त नेत्र। इसी प्रकार संशोधित नेत्र बनाते हैं इससे संबंधित, तो देखिए किस प्रकार बनेगा। संशोधित नेत्र। देखिए दीर्घ या दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से युक्त व्यक्ति को दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। जस्ट विपरीत है कि दूर रखी वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी लेकिन निकट रखी वस्तु साफ दिखाई
नहीं देती है। इस दोष के का मुख्य कारण क्या होता है कि इसमें जो नेत्र लेंस का निकट बिंदु है वो नेत्र लेंस से क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। इस दोष के निवारण के लिए कौन सी लेंस का उपयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार इससे संबंधित अगला दोष जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष। तो इस दोष से युक्त व्यक्ति को न तो निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, अर्थात वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। उसकी सहायता से क्या है, वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अबिंदुकता, ये तीसरा था, इसके बाद में अबिंदुकता। तो इसमें क्या होता है, देखो कि इसमें जो व्यक्ति है ऊर्ध्वाधर रेखाएं जैसी इस प्रकार और क्षैतिज जो रेखाएं हैं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वो जो रेखाएं हैं इस प्रकार दिखाई देगी, इस प्रकार। तो इन रेखाओं में क्या स्पष्ट अंतर कर नहीं पाता है। इस दोष को क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। तो इससे प्रतिबिंब को समझाते हैं, किस प्रकार बनता है इसका प्रतिबिंब। तो दोष युक्त है वो किस प्रकार बनेगा वो देखिए। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। और इससे दोष युक्त व्यक्ति को किस प्रकार दिखाई देगा ये देखिए। इस प्रकार दिखाई देता है। और इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो संशोधित नेत्र इस प्रकार बनाया जाता है। इसमें इसमें क्या कर देंगे, बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। जिसमें देखिए क्षैतिज जो रेखाएं होती है जिसकी सहायता से और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बने हुए प्रतिबिंब में स्पष्ट दिखाई देगी। इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये दोषयुक्त नेत्र और ये संशोधित नेत्र बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है इस दोष के निवारण के लिए। कई बार देखिए एक नाम और दे दिया जाता है, वर्ण अंधता। तो वर्ण अंधता में क्या बताया जाता है, इस दोष से युक्त व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती है। मुख्य जो रंग है उनको भी वो पूर्ण रूप से देख नहीं पाता है। तो इस दोष का जो है इलाज भी संभव नहीं है। इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, वर्ण अंधता कहा जाता है। कई बार नेत्र दोष में इसको शामिल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इस दोष से युक्त व्यक्ति जो होता है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है और इस दोष का इलाज भी संभव नहीं है। अब इसके बाद में देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष
इंद्रधनुष। तो देखिए इंद्रधनुष क्या होता है। आपने देखा भी होगा कि जब हल्की वर्षा हो रही हो, हल्की बारिश होती है और सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हल्की वर्षा होती है, तो आपको आसमान में विभिन्न रंगों की एक सकेंद्रीय चापी आकृति दिखाई देती है। उस चापी आकृति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहा जाता है। अब देखिए इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या बताया जाता है कि यदि इंद्रधनुष में प्राप्त रंगों का जो क्रम होता है वो प्रिज्म से प्राप्त क्रम के अनुसार हो, बेजानी है पीनाला, अर्थात बैंगनी से लाल की ओर इस प्रकार आपके पास प्राप्त हो, तो वो इंद्रधनुष होता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। कई बार क्या होता है कि इसके पास हल्के रंगों का एक इंद्रधनुष और बनता है, जिसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है, जिसके रंगों का जो क्रम होता है प्रिज्म से प्राप्त रंगों के विपरीत क्रम में होता है। इनमें जो क्षैतिज से रंगों का जो अंतराल होता है, कोणीय जो चौड़ाई होती है, अर्थात बैंगनी और लाल रंग के बीच की कोणीय जो चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री होती है। जो बैंगनी रंग होता है वो 42 डिग्री प्राप्त होता है, लाल रंग है वो 40 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस कारण इसका जो कोणीय चौड़ाई का मान होता है वो 2 डिग्री प्राप्त होता है।